अब यहाँ पे हम देखेंगे भारत में जो मानसून गया था अरब सागर से बन के और बंगाल की खाड़ी से दो शाखाओं से मिलकर, ये मानसून लौटता कैसे है उसी को देखेंगे। बीच में देख रहे हैं भूमध्य सागरीय रेखा है, विषुवत रेखा है, जो भारत ये पृथ्वी के दो भागों में बढ़ रहा है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री ऊपर विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री ऊपर कर्क और नीचे 23.5 डिग्री नीचे मकर। ठीक, देखा कि मतलब कि दिसंबर के महीने में सूर्य जो था किस पे था, मकर रेखा पे था, और मार्च और सितंबर के महीने में यह विषुवत रेखा पे था, और कर्क पे मई और जून के महीने में यह कर्क रेखा पे था। ठीक, तो जब ये कर्क रेखा देख रहे हैं कि कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजर रही है और भारत को दो भागों में बांट रही है। ये मई और जून के महीने जब ये कर्क रेखा पे सूर्य जो होता है, कर्क रेखा पे होता है, बीचों बीच होता है और लंबा चमकता है, इसके कारण भारत के आसपास की हवाएं को क्या करता है, गर्म कर देता है, और गर्म करने का कारण ये भारत की हवाएं क्या होती हैं, आसपास की हवाएं ऊपर उठ जाती है और नीचे खाली निम्न वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। ये ऊपर उठने के कारण ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं, ठंडी हवाएं भरने के लिए वहाँ पे आती हैं, और वहाँ पे क्या करती है, आने के बाद वहाँ पे आंधी तूफान ला देती है। मई और जून के महीने में आंधी और तूफान आने का यही कारण है, और मानसून का बनना यही कारण है। मानसून को ठेल कर यही दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं ला देती है। ठीक, अब हमें देखना है कि लौटता कैसे, तो लौटता कैसे है, 3 महीने तो इसको जाने में लग गया, मानसून को 3 महीने जाने में लग गया, जून जुलाई और अगस्त 3 महीने जाने में लग गया, और आने में भी लौटेगा तो 3 महीने लगेगा। ठीक, 3 महीने लौटने में भी लगेगा। ये सितंबर तक क्या होता है कि सितंबर तक ये मकर कर्क रेखा से ये लौटते लौटते क्या होता है, विषुवत रेखा पे, ये सितंबर के महीने में विषुवत रेखा पे होती है, यानी सितंबर में ये कहाँ पे होती है, ये विषुवत रेखा पे आ जाती है, और दिसंबर लौटते लौटते ये मकर रेखा पे आते आते दिसंबर आ जाता है। तो ये सितंबर में जब विषुवत रेखा पे होती है तो विषुवत रेखा की आसपास की हवाएं क्या कर देगा, गर्म कर देगा। यानी एक बार जब ये कर्क रेखा पे गई थी तो आसपास की यहाँ पे हवाएं गर्म कर दी। अब यहाँ से लौट कर जब यहाँ पे आई है विषुवत रेखा पे, तो विषुवत रेखा के आसपास की हवाओं क्या करेगा, गर्म करेगा। वही प्रक्रिया होगी, फिर वाष्प बनेगा, गैस बनकर ऊपर उठ जाएगा, तो ठंडी हवाएं भारत की ओर से ठंडी हवाएं इसको भरने के लिए आएंगी। भरने के लिए आएंगी तो क्या होगा, जब ठंडी हवाएं भरने के लिए आएंगी तो मानसून को लेकर आएंगी, रिटर्न होगा। यहाँ पे इतना निम्न दाब वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है, वाष्प बनकर उठ जाता है कि ऊपर से हवाएं, मानसून जो है दिल्ली के पास, उत्तराखंड के पास जाकर फंस गया है, सब उधर हिमाचल प्रदेश के पास, यह पुनः क्या होगा, वापस आना शुरू कर देगा दक्षिणी गोलार्ध की ओर। ठीक, सेम यही प्रक्रिया को देखेंगे नक्शे पे, सेम यही प्रक्रिया होगी। एक बार कर्क रेखा पे बना था भारत में, निम्न वायुदाब का क्षेत्र बना था, गर्म के ऊपर उठ गया था, और जब यही सूर्य यहाँ था तो यहाँ का क्षेत्र गर्म हुआ था। जब यही विषुवत रेखा पाया, विषुवत रेखा की आसपास के हवाओं को गर्म किया, प्रक्रिया वही सब चल रहा है। ठंडी हवाओं को भरने के लिए आएगा तो ठंडी हवाओं को भरने के लिए आएगा तो खासतौर पे मानसून को लेकर ही आएगा। मानसून का आने का यही कारण हो जाता है कि मानसून को आना पड़ता है रिटर्न लौट के। 15 जुलाई या 15 जून तक ये मानसून जो होता है पूरे भारत में फैल जाता है। लेट से आता है तो 15 जून ये जुलाई तक फैलता है, नहीं पहले आता है तो 15 जून तक ये पूरे भारत में फैल जाता है, मानसून चारों तरफ फैल जाता है। ठीक, अब रिटर्न मानसून तो हम देख लिया कि रिटर्न कैसे हो रहा है, तो जैसे गया है वैसे रिटर्न भी होगा। ये अरब से, यहाँ से दो भागों में बटा था, ये अरब सागर वाली शाखा, ये बंगाली खाड़ी वाली शाखा, यहाँ पे जाकर मानसून फंसा है दिल्ली की साइड में, दिल्ली पंजाब हरियाणा हिमाचल प्रदेश में, इधर ही आसपास जम्मू के साइड में, ये सब इधर ही मानसून घूम रहा है। अब जैसे गया है, जाने में कोई रुकावट नहीं हुआ तो आने में भी कोई रुकावट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ये अरावली पर्वत जाने में रुका ही नहीं, इधर से दिल्ली के बाद में उत्तर प्रदेश और बिहार में कोई पर्वतें नहीं है, बड़ा पर्वत की रोक सके, तो जैसे गया है वैसे रिटर्न होगा ही होगा। यहाँ से रिटर्न होना शुरू कर देते, एक शाखा ऐसे लौटेगी, अरावली की पर्वत जो है इसको रोकेगा नहीं तो सीधा आके अरब सागर की होते हुए दक्षिण गोलार्ध की ओर चली जाएंगी। ये विषुवत रेखा पे हवाएं, ठंडी हवाएं, यानी राजस्थान होते हुए अरावली पर्वत क्रॉस करेगी, अरावली पर्वत रोकेगा नहीं, सीधा क्रॉस होते हुए कहाँ चली जाएंगी, अरब सागर होते हुए ये
दक्षिण गोलार्ध में विषुवत रेखा पे चली जाएगी, जहाँ पे सितंबर के महीने में गर्म होकर हवा ऊपर उठ रही है, वहाँ पे हवा को भरने के लिए ये ठंडी हवाएं चली जाएंगी। ठीक, अब इधर से जो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा थी, दूसरी शाखा, अब इधर से लौटेगी तो उत्तर प्रदेश में कोई है ये नहीं है पर्वत, बिहार में है ये नहीं है पर्वत, यहाँ पे कोई नहीं है पर्वत। अब जैसे बिहार क्रॉस करेगी तो जैसे झारखंड के ऊपर, यहाँ पे झारखंड है, झारखंड के ऊपर जस्ट इसके ऊपर ही राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। ये राजमहल की पहाड़ियों से ये बंगाल की खाड़ी वाली शाखा टकरा जाती है, इसका मुंह लड़ जाता है। अब यह लड़ने का कारण होता है कहाँ, यहाँ से धीरे धीरे चलती है, यहाँ पे आकर सब एक ही पे एक राजमहल की पहाड़ियाँ से यहाँ लड़ जाती हैं। राजमहल की पहाड़ियाँ से लड़ती है तो क्या ये अपनी बाईं तरफ मुड़ जाती है, यहाँ से बाईं तरफ मुड़ गया। अब यहाँ पे लड़ने के बाद कुछ झारखंड में बारिश हो जाता है, और इसी शाखा से लड़ने के बाद पश्चिम बंगाल में बारिश हो जाता है। यहाँ पे झारखंड और पश्चिम बंगाल में कहाँ कैसे बारिश होता है, पूछेगा क्वेश्चन कि बारिश कैसे होता है, तो ये लौटता मानसून किस पर्वत से टकराता है, तो राजमहल की पहाड़ियों से टकराता है, और राजमहल की पहाड़ियों से टकराने के बाद झारखंड और पश्चिम बंगाल में बारिश होता है। फिर उसके बाद यहाँ से बरसने के बाद ये मानसून क्या होता है, मानसून तो वैसे पहले से कमजोर होता है, उसके बाद बस यहाँ बारिश देता है, उसके बाद मानसून में पानी की मात्रा कम हो जाती है, वर्षा की मात्रा जो भी है वो कम हो जाती है, और उसके बाद ये जब चलेगा अपनी बाईं तरफ चलेगा, यहाँ से अपनी बाईं तरफ, यहाँ से मुड़े, यहाँ से बाईं तरफ मुड़ जाता है राजमहल की पहाड़ियों से। अब जैसे उड़ीसा आएगा, यहाँ पे इतनी इसकी रफ्तार तेज हो जाती है कि पूछिए मत, इतनी रफ्तार इसकी तेज होती है कि पूछता है क्वेश्चन कि उड़ीसा में चक्रवात आने का असली कारण क्या है, तो अब यही कारण है, जब राजमहल की पहाड़ियों से जब टकराता है मानसून, तो यहाँ पे इतनी हवा का वेग इस टकराने के बाद यहाँ तेज हो जाता है, यहाँ पे बिना बल से ही हवा क्रॉस कर जाता है, कहाँ, आंध्र प्रदेश की ओर चला जाता है। तुरंत यहाँ से उड़ीसा से क्रॉस करके आंध्र प्रदेश में आएगा। आंध्र प्रदेश में आएगा तो कहाँ क्या, ये समुद्र से, ये इसका भाग कुछ अंदर की ओर है आंध्र प्रदेश का, और कुछ भाग समुद्र में है। ये समुद्र से क्या होता है, समुद्र से टकरा जाता है, और समुद्र से टकराने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे पानी उठा लेता है मानसून, और पानी उठाता है तो आंधी और पानी के साथ साथ किस राज्य में बारिश होती है, क्वेश्चन पूछता है, तो आंधी और पानी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में बारिश होती है। बारिश भी कुछ ज़बरदस्त होती है और आंधी भी ज़बरदस्त होती है। ठीक, लौटता मानसून से आंध्र प्रदेश में बारिश होती है और आंधी आती है। ठीक, उसके बाद आगे जिसे बढ़ता है तो तमिलनाडु में भी बारिश होती है, यानी आंध्र प्रदेश होते होते तमिलनाडु में भी बारिश, खूब जोरदार बारिश होती है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा कि लौटता मानसून से क्या केरल में बारिश होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा कि यहाँ पे 3 पहाड़ियाँ फिर रोकेंगी, वृष्टि छाया प्रदेश में ये केरल आ जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्यमलई की पहाड़ियाँ और कार्दोमम की पहाड़ियाँ, ये कार्दोमम की पहाड़ियाँ 3 पहाड़ियाँ रोक लेंगी। एक बार इधर से वृष्टि छाया बना था और एक बार इधर से बन गया, तो लौटता मानसून से हम तमिलनाडु में बारिश होगा, केरल में नहीं होगा। तो तमिलनाडु की पूछेगा कि लौटता मानसून से जब तमिलनाडु में बारिश होती है तो किस तट पे बारिश होती है, तमिलनाडु के तट को क्या कहते हैं, तो तमिलनाडु को तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। लौटता मानसून तमिलनाडु को कोरोमंडल पर बारिश कराता है तथा तमिलनाडु के अंदर भी कराता है, अंदर वाले हिस्से में कराता है। ठीक, और इस केरल वाले साइड में वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाएगा, यहाँ पे बारिश नहीं होगा। कहेगा लौटता मानसून से किस राज्य में मतलब ये होती है, ये हवा केवल हवा का प्रेशर तेज रहता है, तो उड़ीसा बताएंगे। इसमें हवा का रफ्तार तेज होता है, क्यों, क्योंकि राजमहल की पहाड़ियों टकराने के बाद यहाँ पे तेज रफ्तार से ये हवा चलती है, और आंध्र प्रदेश में जैसे जाता है यहाँ पे पानी उठा लेता है, पानी उठाने के बाद यहाँ पे आंधी और पानी के साथ साथ आंध्र प्रदेश में बारिश कराता है। ठीक, और तमिलनाडु में भी बारिश जोरदार होती है, लास्ट में तमिलनाडु पहुँचता है। ठीक, और बचते हुए दक्षिण गोलार्ध की ओर ये मानसून चला जाता है। ठीक, तो पूछता है कि ये अक्सर यही दिसंबर के महीने में बारिश होने का यही कारण हो जाता है, लौटता मानसून। लौटता मानसून अगर दिसंबर में अगर नहीं लौटता महीने में तो नहीं बारिश हुई। नवंबर और दिसंबर के महीने में ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के साइड में जबरदस्त बारिश होती है। ठंडी में तमिलनाडु वाले एकदम ठंडी से मरने लगते हैं, पहले से ही ठंडी पड़ती है, सूर्य चला गया है कहाँ, मकर रेखा पे, और ये तमिलनाडु वाले साइड में दिसंबर में ठंडी पड़ती है, उसमें बारिश हो जाती है लौटता मानसून से। ठीक, अब ये इसमें जो बचा है, जैसे कर्नाटक बच गया, तेलंगाना बच गया, कर्नाटक तेलंगाना, ये आपका उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया,
और मध्य प्रदेश का ऊपरी हिस्सा, निचला वाला हिस्सा, महाराष्ट्र का कुछ भाग, पंजाब, राजस्थान का भाग, ये सब क्या होता है, ये इसमें बारिश नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाते हैं, सीधा यहाँ पे मानसून नहीं हो पाती है, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पर्वत कुछ प्रभावित कर देता है। तो महाराष्ट्र में बारिश नहीं हो पाती है, कुछ में होता है, कुछ में नहीं हो पाती है, 20% केवल बारिश होती है। इधर से पूर्वी घाट प्रभावित कर देता है, बारिश नहीं होती है, ठीक, जाते वक्त होता नहीं, आते वक्त होता है, लेकिन कहाँ पे होता है, बस आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में होता है, तेलंगाना का साइड खाली चला जाता है, तेलंगाना में बारिश नहीं हो पाती है, ठीक, उड़ीसा में नहीं होता है, छत्तीसगढ़ में कहीं होता है, कहीं नहीं होता है, 20% केवल बारिश होती है, ठीक। वृष्टि छाया प्रदेश में जो भी जितने भी आएंगे जिले, राज्य, वृष्टि छाया प्रदेश में जितने भी राज्य आएंगे केवल 20% बारिश होगी, उससे अधिक बारिश नहीं होगी। इसलिए यहाँ की जहाँ वृष्टि छाया प्रदेश पड़ जाता है, अधिकतर किसान आत्महत्या करते हैं। राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का और मध्य प्रदेश का, उड़ीसा का ये किसान, यही कारण है, मतलब ये आत्महत्या करते हैं, ठीक। और 3% जो मानसून है, 3% मानसून किसी अगले वीडियो में हम बता देंगे वो 3% मानसून कैसे आता है भारत में, और उस कारण आने का कारण क्या है, और बारिश कहाँ कहाँ होती है, किस महीने में होती है, उसको भी बताएंगे। और उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा देखने में, और अच्छा लगे तो शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।